जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने एंजाइम इनहिबिशन पढ़ा था तो तब हमने देखा था कि एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और एंजाइम की एक्टिव साइट को ये इनहिबिटर ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद अब ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। इस प्रोसेस को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है ये इनहिबिटर। तो जब कोई इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करके एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी को खत्म कर देता है, रोक देता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि ये एंजाइम इनहिबिशन हमारे लिए किस हद तक ज़रूरी है। क्या ये हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है या हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एंजाइम इनहिबिशन को। सबसे पहले पॉइंट से दैट इज रेगुलेशन। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट रहे होते हैं, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एंजाइम की मौजूदगी में जो हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर एंजाइम इनहिबिटर ना हो, एंजाइम इनहिबिशन का फिनोमिना ना हो, तो एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू ही रखे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूटते रहें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते चले जाएं और बॉडी का सारा बैलेंस खराब हो जाए। सो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन रखना एंजाइम इनहिबिटर्स का काम होता है, यानी कि एंजाइम इनहिबिशन का प्रोसेस हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि एंजाइम की मौजूदगी में बड़ी स्पीड से हो रहे होते हैं, और जब हमें रिजल्ट मिल जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, उनके प्रोसेस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को कंट्रोल कर देते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करके। सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना, रेगुलेशन रखना। ठीक है जी, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दैट इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। उसके बाद दूसरा है जी ड्रग्स। अब हमें पता है कि जो ड्रग्स होती हैं दे कैन आल्सो एक्ट एज इनहिबिटर। हम बहुत सारी ऐसी अद्वियात का, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनहिबिटर्स का रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में मैं एग्जाम्पल भी प्रीवियस दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। अब एंटीबायोटिक्स आपको पता तब यूज की जाती है जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब एंटीबायोटिक करती क्या है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को मारना जरूरी है, और बैक्टीरिया को किल कैसे किया जा सकता है, बैक्टीरिया के गिर्द एक सेल वॉल भी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल को बनाने वाला एक एंजाइम होता है। पेनिसिलिन क्या करती है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, पेनिसिलिन इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बन सकेगी, बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। सो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ना, एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं ये। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इन द प्रोसेस ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए जो मेडिसिन बनती हैं, जो अद्वियात बनती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती हैं।
अब कैसे, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंसर हम किसको कहते हैं। कैंसर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी के कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल और बॉडी का कोई लीवर हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, सेल जब अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में और रेगुलर पैटर्न के साथ नहीं बल्कि इरेगुलरली जो है वो बड़ी स्पीड के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और वो ऑर्गन जो है वो मोर देन यूजुअली इन लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लंग्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर बन जाता है, रसोली बन जाती है। इस तरीके से ब्लड सेल्स जो है ना वो जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन उसकी स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कैंसर का नाम देते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अब जब सेल की डिवीजन होती है अनकंट्रोल, तो बेसिकली ये हो रही होती है ड्यू टू एंजाइम्स। सेल डिवीजन को, एक सेल को दो के अंदर कन्वर्ट करवाने वाले भी एंजाइम होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन वाला एंजाइम होता है, इसके साथ फर्दर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को बनाने वाले एंजाइम होते हैं, सेल सिग्नलिंग वाले इवन एंजाइम होते हैं। तो बेसिकली सेल डिवीजन जब अनकंट्रोल हो जाती है तो उसको हम कैंसर का नाम देते हैं, जिसमें सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और सो ऑन अनकंट्रोल डिवीजन करना शुरू कर देता है। ठीक है, डिवीजन हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया हुआ है कि कैंसर सेल्स को जो डिवाइड अनकंट्रोल डिवीजन होती है तो हमने कुछ ऐसे एंजाइम इनहिबिटर बनाए हुए हैं, ऐसी अद्वियात बनाई हुई हैं जो कि उन एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिन्होंने सेल डिवीजन करवानी है। तो जैसे कैंसर फैलना शुरू हुआ, आपने वो मेडिसिन खानी शुरू की। ठीक है जी, वो मेडिसिन जो उनके एंजाइम इनहिबिटर हैं, जिन्होंने जाके उन एंजाइम के ऊपर अटैक करना है जो एंजाइम सेल डिवीजन करवाते हैं। तो जब वो एंजाइम ही नहीं रहेंगे जिन्होंने सेल डिवीजन करवानी है तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है वो कंट्रोल में आ जाएगी और आप कैंसर को कम्बैट कर जाएंगे, यानी कि कैंसर से लड़ सकेंगे, कैंसर को क्योर कर सकेंगे। सो दैट इज आल्सो अ सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर के जरिए से आप उन एंजाइम को इनहिबिट करके जिन्होंने सेल डिवीजन करवानी है आप कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मैनेज मेडिकल कंडीशंस। अब बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है जी, उनको मैनेज करना भी बेसिकली जो है वो एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस के जरिए से करते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें एंजाइम, हमारी बॉडी के एंजाइम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। ठीक है, जिस तरह कैंसर के अंदर मैंने आपको बताया, तो एंजाइम जब इरेगुलर एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं तो मेडिकल कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाती है बंदे की। तो उन मेडिकल कंडीशंस को क्योर करने के लिए, उनको दोबारा मैनेज करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए बेसिकली एंजाइम को मज़ीद नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए हम एंजाइम इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, एंजाइम इनहिबिशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं और बॉडी के मैकेनिज्म को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन वी कैन मैनेज मेडिकल कंडीशंस। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट है जी टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स। टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स आप जहर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो कि आपकी बॉडी के लिए जहर हैं, जो कि आपको मार सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब होता कुछ यूँ है, जब भी जो टॉक्सिन्स होते हैं या पॉइजन की हम एग्जांपल लेते हैं, जो जहर है, आप ये सुनते हैं आए रोज़ न्यूज़ के अंदर कि फलां ने जहर खाया और खुदकुशी कर ली, या किसी को जहर दिया गया और वो मर गया। तो जहर की वजह से किसी पर्सन की डेथ क्यों हो जाती है, तो याद रखिएगा वो जो टॉक्सिन या पॉइजन है, इट आल्सो एक्ट एज इनहिबिटर। क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की कि हमारी बॉडी के अंदर एट अ टाइम हमें जिंदा रखने के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इवन हम खुराक जो खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो भी मल्टीपल एंजाइम्स की मौजूदगी में बनती है। अब डियर स्टूडेंट, जब कोई पर्सन टॉक्सिन या पॉइजन्स खाता है, जहर खा लेता है, ये उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं टॉक्सिन या पॉइजन जो कि इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम की को इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को, यानी कि एंजाइम इनहिबिशन हो जाती है इसकी वजह से, और पर्सन के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो बड़ी स्पीड के साथ डिसरप्ट हो जाते हैं
और उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये समझना, इवन अगर किसी ने कोई जहर खाया है, टॉक्सिन्स खाया है, तो उसको टाइमली समझना कि इसने कौन सा टॉक्सिन खाया है, जहर खाया, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस पॉइजन ने किस एंजाइम को जाके इनहिबिट किया है, जिस एंजाइम की वजह से पर्सन की हालत तशवीशनाक हो गई है। तो वो बेसिकली पॉइजन या टॉक्सिन इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करते हैं, एंजाइम इनहिबिशन करवाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। और ये समझना एक कौन सा टॉक्सिन या पॉइजन यूज़ किया गया, ये बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे हैं, कैंसर कम्बैटिंग एंजाइम इनहिबिशन वाले या एंजाइम इनहिबिटर्स यूज़ करके कैंसर के खिलाफ जो है ना वो अद्वियात बना रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए जब भी ड्रग्स बनती हैं, ड्रग्स टेस्टिंग होती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी ड्रग इफेक्टिव है, कौन सी नहीं। ठीक है जी। तो कौन सी ड्रग जो है वो एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब भी हम ड्रग्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम एंजाइम इनहिबिशन को भी लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखते हैं कि आया कि ये ड्रग बॉडी के अंदर जाके किसी इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर जाए और किसी दूसरे एंजाइम के साथ ना बाइंड कर जाए और पर्सन की डेथ हो जाए। तो इस सब प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए हर मेडिसन की जब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बनती हैं तो उसके टेस्ट किए जाते हैं मल्टीपल। और लास्ट पे है जी एंजाइम काइनेटिक्स। अब हमें पता है कि एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो चूंकि एंजाइम सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एंजाइम इनहिबिटर भी एक किस्म का चेंज है। तो इनहिबिटर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर किस किस तरह का चेंज आ सकता है। कोई माइल्ड चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज आता है, या एंजाइम एक्टिविटी टोटली ब्लॉक हो जाती है। तो ये हम एंजाइम काइनेटिक्स का नाम देते हैं कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे देखिए जरा, एंजाइम के इन्वायरमेंट के अंदर इनहिबिटर आया है, तो इस इनहिबिटर ने एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरीके से जो है ना वो अफेक्ट किया है, उसको ब्लॉक किया है, टेम्पररीली किया है, परमानेंटली किया है, किस तरीके से किया है, उसको हम एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। तो एंजाइम इनहिबिशन के अंदर हम एंजाइम काइनेटिक्स को भी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम ये टॉपिक इंक्लूड किया गया आपकी बुक के अंदर। ये एंजाइम इनहिबिशन की सिग्निफिकेंस क्या है, प्रीवियस किसी भी बुक के अंदर इस तरह की जो है ना वो थ्योरी हमें नहीं मिलती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कॉर्नर पे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।